अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज की वीडियो में हम फॉर ईच लूप को देखेंगे और साथ वन डायमेंशनल अरेज को भी देखेंगे, क्योंकि फॉर ईच लूप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टाइप का पता होना चाहिए। तो पहले हम अरेज को पढ़ते हैं, उसके बाद फॉर ईच लूप पे आते हैं ताकि उसको साथ ही हम प्रैक्टिकली भी कर सकें। तो अरेज क्या होती हैं? अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम सिंपल डाटा टाइप्स को हमने पढ़ा। हमने इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जहाँ 1 की ज़रूरत थी, जहाँ 2 की ज़रूरत थी, 2 को डिक्लेयर करवाया, 3 की ज़रूरत थी, 3 को डिक्लेयर करवाया। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स से इनपुट लेने पड़ते हैं नंबर्स, ठीक है। जैसे हम लोग अभी सम कर रहे थे नंबर्स का, ठीक है। तो हो सकता है कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स लेने हों, पूरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स यूज़र से इनपुट लेने हैं और उसके बाद उनकी एवरेज फाइंड करनी है, उनका सम फाइंड करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जब 3, 4, 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो वो सारे मार्क्स जो 50 स्टूडेंट्स के हैं वो किसी चीज़ में सेव होने चाहिए। तो 50 वेरिएबल्स तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। उस केस में फिर हम अरे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें सेम टाइप के जो है ना सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में जो है ना हमारे पास मेमोरी में एलोकेट हो जाते हैं और उसके थ्रू उनकी आइट्रेशंस उनके ऊपर परफॉर्म करना बहुत आसान है। जैसे अब इधर से हम देख लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, इज ए सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेट्स से आपने 10 एलिमेंट्स चाहिए आपको इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो आप इस बजाय इसके कि आप 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते, अलग अलग 10 वेरिएबल के नाम लिखते हैं, आपने एक अरे डिक्लेयर कर ली जिसका साइज आपने बता दिया 10। तो मेमोरी में आपके 10 कंसेक्टिव ब्लॉक्स, ठीक है, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हों, सीक्वेंशियल हों और इंटीजर टाइप के हों, मतलब इंटीजर मींस 4 बाइट्स के हों, ठीक है। तो वो सारे 4 या 2 बाइट्स के हों, तो वो सारे इकट्ठे डिक्लेयर हो गए, इस तरह से ब्लॉक बन जाता है एक, ठीक है। तो ये होती है एक अरे। इसका सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, जो भी हमारी डाटा टाइप हो वो लिखते हैं, उसके आगे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर अपनी अरे का नाम लिखते हैं। अरे का नाम लिखने के जो रूल्स है वो वही हैं जो किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हुए जो रूल्स होते हैं कि उसकी लेंथ मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स हो सकती है, उसका स्टार्ट अंडरस्कोर या किसी अल्फ़ाबेट से हो सकता है, नंबर स्टार्ट पे नहीं आ सकता, उसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और हमारे पास पंक्चुएशन मार्क वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव होते हैं और जो है ना इस तरह से ये सिंटैक्स डाटा टाइप, आगे ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स आपका अरे नेम और इक्वल के साइन के साथ न्यू का कीवर्ड होता है और डाटा टाइप फिर से वही जो इधर आपने लिखी थी वही इधर आएगी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप साइज़ बताएंगे कि कितने साइज़ आप कितने ब्लॉक्स चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे इधर मैंने नीचे लिखा हुआ है इंट इंटीजर अरे इज इक्वल टू न्यू इंट 10, तो ये क्या करेगी 10 ब्लॉक्स मेमोरी में सेव करवा लेगी, जिनको मैं इंट ARR के थ्रू ही एक्सेस कर सकती हूँ। अब एक और चीज़, 10 ब्लॉक्स जो मेमोरी में डिक्लेयर किए हैं उनको एक्सेस कैसे करना होता है? उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं? ये इधर से हम देखते हैं इसको इस तरह से, देखिए ये है ना, अब ये 10 ब्लॉक्स मेमोरी में सेव हो गए। अब इनको अगर मैंने इस वाले को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगी, ARR जो भी मेरी अरे का नाम है वो, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इंडेक्स देना है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेव होगा 0th लोकेशन पे। एक चीज़ याद रखें, प्रोग्रामिंग में हमारे पास इंडेक्सेस कंप्यूटर में हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। आपने बहुत सी मीम्स देख पढ़ी होंगी कि प्रोग्रामर्स काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो वो इसीलिए है क्योंकि अरेज और जितने भी हमारे पास डाटा कलेक्शंस वगैरह, जितने भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 लोकेशन पे होगा, जो सेकंड वाला है वो 1 लोकेशन पे होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दैट्स इट। ये 10 साइज़ की रे थी लेकिन एंडिंग हुई 9 पे। इंडेक्स लास्ट वाला जो 10th एलिमेंट था वो 9 वाले इंडेक्स पे था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट एलिमेंट 0 पे पड़ा होगा और लास्ट एलिमेंट साइज -1 पे होगा, ठीक है। तो और ये इस तरह से जैसे अरे ऑफ 0 लिखा हुआ है इधर, तो इसके थ्रू मैं फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकती हूँ। इसको अगर मैं कोई वैल्यू साइन करूँगी तो वो इस वाले फर्स्ट ब्लॉक पे अपडेट हो जाएगी और इसके थ्रू ही मैं फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकती हूँ। तो ये था सिंपल अरेज का कॉन्सेप्ट। अब ये थी
एक जो है ना मेमोरी कलेक्शन, मतलब आप ये देखें कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 एक फ्लो में चल रहे हैं, जिसका मतलब है कि लूप्स के थ्रू हम वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट करते करते सारे जो है ना एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं, हर ब्लॉक पे जा सकते हैं। ठीक है, लूप की वैल्यू में प्लस प्लस करते जाए और हर ब्लॉक चेंज होता जाएगा। तो इससे जो है ना हमें मैनेज करना चीज़ों को आसान हो जाता है। अब इस तरह के जो डाटा कलेक्शन होते हैं, अरे तो अभी एक पढ़िए ना, आगे हम लिस्ट पढ़ेंगे, फिर हम डिक्शनरीज को पढ़ेंगे, क्वीज को पढ़ेंगे, हम स्टैक को पढ़ेंगे। तो उस सब में भी इस तरह से ही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो इस तरह की जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छा आप ये देखें ये 10 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक इंटीजर टाइप का है, एक वेरिएबल आप कह सकते हैं, ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है हर ब्लॉक। तो इसके ऊपर बाकी लूप्स भी लग सकती हैं, और फॉर ईच लूप खास तौर पे इस तरह की कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। बाकी लूप्स के केस में तो हमने देखा सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर भी हमने वो लूप्स लगा ली थी, लेकिन जो फॉर ईच लूप है उसके लिए इस तरह का कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारे पास लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, अरे हो, या फिर डिक्शनरीज हो। ठीक है, तो क्योंकि इसका सिंटैक्स क्या होता है, फॉर ईच हमारे पास कीवर्ड है, ये यूज़ होता है फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, एक कलेक्शन थी। अगर आप ये अरे की डेफिनेशन देखें ना, अरे इज ए सीक्वेंशियल कलेक्शन। ठीक है, तो जो कलेक्शन एक होती है ना, क्या मतलब है कलेक्शन का, कलेक्शन का मतलब है सेम चीज़ें, अब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स टुगेदर। ठीक है, तो हर आइटम जो एक कलेक्शन के अंदर हो उसके ऊपर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो आप फॉर ईच के थ्रू करेंगे। इसके अंदर कंडीशन कोई नहीं होती, इसके अंदर आपके पास यही होता है कि हर एलिमेंट पे जो है ना आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स अगर हम इधर देखें तो दैट इज फॉर ईच का आपके पास कीवर्ड आता है। ठीक है, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं वेरिएबल की टाइप। लेट्स से आपके पास इंटीजर टाइप अरे थी, तो आपने लिखा इंट फॉर ईच वेरिएबल फॉर ईच आइटम। आइटम आपके पास एक, अगर आप इसके अंदर देखें तो आपके पास एक जो सेल था, अगर आप इधर देखें ना, ये एक जो सेल था आपके पास, ये इंटीजर टाइप का था। ठीक है, और ये पूरी इंटीजर टाइप की एक कलेक्शन थी। तो इस पूरी कलेक्शन का एक एक सेल किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। तो इधर शुरू में आप फिर इस तरह से एक उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फॉर ईच वेरिएबल इन कलेक्शन, फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन, फॉर ईच इंट ए इन अरे। ठीक है, ये आपकी कलेक्शन है। ठीक है, इन आपका कीवर्ड है, और ये आपने एक टेम्प वेरिएबल सेव किया बनाया है, जिसके थ्रू आप हर इसकी एक एक आइटम का कंट्रोल इस वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर इस वेरिएबल के थ्रू आप उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द फॉर ईच लूप इज दैट इट आइटरेट्स थ्रू द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन while using the for each loop. It is mandatory to enclose statements in curly braces. When declaring a variable of loop counter variable, we can declare the same type as the base type of the array. array की base type क्या आती, इंटीजर। ठीक है, तो इधर जब आइटम को मैंने डिक्लेयर करवाया ना, तो उस केस में भी मैंने लिखा इंट और आगे वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट, अगर क्या कलेक्शन में कोई एलिमेंट है, अगर है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और फिर ऊपर जाओ, फिर अगला जो है ना चेक करो कलेक्शन में अगला एलिमेंट है, अगर अगला एलिमेंट है तो उस अगले को पकड़ो, उसके अगेंस्ट ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, फिर दोबारा से इधर आओ, फिर देखो अगला है, अगर है तो ये करो। इस तरह से अगर आपके पास 10 आइटम्स हैं कलेक्शन के अंदर, अरे के अंदर, तो 10 दफ़ा ये चेक करेगा, हर दफ़ा अगली वैल्यू को खुद ही पकड़ता जाएगा 0 वाले इंडेक्स से शुरू करके, और उसको वेरिएबल जो भी आपने ये इस लेवल पे डिक्लेयर किया हुआ है ना, ये इसमें सेव करता जाएगा, और उस पर जो है ना स्टेटमेंट्स उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करेगा, और जब कलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो वो खुद ब खुद एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर ईच लूप वर्क करती है। तो अब हम अरेज को क्या कोई प्रोग्राम करते हैं और उसको फॉर ईच लूप के थ्रू आइटरेट करते हैं कोडिंग की तरफ, और अरेज को और फॉर ईच लूप को प्रैक्टिस कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम अरेज को यूज़ करें और उसके ऊपर जो है ना फॉर ईच लूप अप्लाई करें। तो जैसे हमने पिछली लूप्स को डिस्कस करते हुए, उनकी प्रैक्टिस करते हुए सम ऑफ n नंबर्स किया था, तो इसमें हम सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अरे कर लेते हैं, और उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ कर लेंगे, और अरे को डिक्लेयर करके उसके ऊपर फंक्शंस भी परफॉर्म हो जाएंगे। तो मैंने एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर कर लेती हूँ जिसका नाम मैंने ARR रख लिया,
और इंटीजर ये मेरे पास मैंने उसका साइज कर दिया 10। दिस इज़ हाउ वी डिक्लेयर द अरे। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर इनपुट लेना हो तो मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ARR डॉट लेंथ। ठीक है, इस तरह से कर लेती हूँ। ये क्या करेगा, देखिए जितनी लेंथ होती है ना वो रिटर्न कर देता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और इसके थ्रू हम कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जो रीड लाइन ने स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करना, मुझे उसको अरे में सेव करवाना है जो कि इंटीजर टाइप किया है, तो उसके लिए मैं कन्वर्ट कर लूँगी इसको इंटीजर में। सेव किधर करना है, वेरिएबल मतलब इनपुट किस में लेनी है, वेरिएबल मतलब अरे ARR के हर एलिमेंट के लिए इनपुट लेनी है। 10 टाइम्स ये लूप चलेगी और हर दफ़ा अरे ऑफ आई में सेव हो जाएगा जो भी यूज़र इनपुट देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इनपुट ले सकते हैं। वैसे मैं इनिशियलाइजेशन का भी आपको बता दूं, अगर आपने अरे डिक्लेरेशन के साथ ही उसको इनिशियलाइज भी करवाना हो तो इस तरह से होती है, मतलब करली डिक्लेरेशन के आगे ही करली ब्रैकेट्स लगा कर जितने साइज आपने दिया उतने नंबर्स कामा के साथ सेपरेटेड आप दे दें, दैट इज़ इनिशियलाइजेशन। और इस तरह से अगर आप इनपुट लेना चाहें तो इस तरह से आप इनपुट भी ले लेते हैं। सबसे पहले लूप में आई की वैल्यू 0 होगी तो रे ऑफ 0 में जो भी यूज़र एंटर करेगा सेव हो जाएगा। दूसरी दफ़ा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, तो रे ऑफ 1 में सेव हो जाएगा, मतलब सेकेंड पोजीशन पे। इस तरह से चलते हुए एंड तक 10 एलिमेंट्स इनपुट लिए जाएंगे। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, मैं ऊपर वाला ही प्रीफर करूँगी ताकि हमें जो है ना इनपुट लेते हुए टाइम ना लगे और हमारा ये जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहें तो ये भी कर ही लेते हैं। ठीक, अब चलो हमने करना है फॉर ईच लूप को अप्लाई करना है और जितने एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर उन सब का सम करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फॉर ईच हमारे पास कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास आता है फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो इन है वो कीवर्ड है, कलेक्शन होता है मतलब कोई भी मेरे पास अरे हो, लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, जो भी हो। यहाँ पे हम लोग अरेज को यूज़ कर रहे हैं जिसमें मेरे पास ये कलेक्शन है जिसका नाम है ARR, तो कलेक्शन की जगह मैं लिखूंगी अपनी इस अरे का नाम, दैट इज़ ARR। आइटम का मतलब होता है जिस टाइप की हमारे पास कलेक्शन है उस टाइम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, जिसके अंदर टेम्प्रेरी तौर पे हर आइट्रेशन में जाना एलिमेंट जो भी अरे का आएगा, जितनी आइट्रेशन होगी उतना एलिमेंट अरे का उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अरे मेरे पास इंटीजर टाइप किया तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगी तो फर्स्ट एलिमेंट अरे का पकड़ आएगा और उसकी वैल्यू ए में चली जाएगी ताकि हम उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सके कोई भी। दूसरी दफ़ा दूसरा एलिमेंट इसका आएगा और उसकी वैल्यू ए में चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने सम करना है तो मैं एक वेरिएबल सम भी डिक्लेयर कर लेती हूँ और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए। ए की वैल्यू पहली दफ़ा होगी 1, दूसरी दफ़ा होगी 2, तीसरी दफ़ा होगी 5, फिर 7, 9, 3, 6, 2, 3, 5। इस तरह से हम सम कर लेंगे। सम के साथ मैं एवरेज भी प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन सम इज सम के वेरिएबल में सम आ जाएगा और सम डिवाइडेड बाय साइज इज एवरेज। ठीक है, तो सम बाय ARR डॉट लेंथ। अब हम इसको रन करते हैं और मैंने यूज़र से इनपुट लेने वाला कोड रिमूव नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे पहले 10 नंबर्स इनपुट डालने पड़ेंगे। मैंने कोई वो राइट लाइन वाली स्टेटमेंट भी नहीं डिक्लेयर की, तो इसलिए जो है ना तो उसने कुछ ऐसा प्रिंट भी नहीं करवाया, डायरेक्ट मुझसे नंबर्स इनपुट ले लिए। तो ये मैंने 10 नंबर्स इनपुट किए और उसने उनका सम प्रिंट कर दिया और साथ एवरेज भी शो कर दी। तो एवरेज आप देखें वैसे पॉइंट्स में आनी चाहिए थी, 4.3 आनी चाहिए थी, लेकिन इससे 4 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि अरे डॉट लेंथ भी इंटीजर टाइप का था, सम भी इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर बाय इंटीजर रिटर्न जस्ट इंटीजर, नॉट इन डबल। ARR लेंथ की बजाय मैं अगर इधर इसका मतलब इसको मैं डबल में कन्वर्ट कर लूँ ताकि मुझे पॉइंट्स में वैल्यू शो हो, तो मैंने इसको डबल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से मैं सम को भी डबल में शिफ्ट कर सकती हूँ। कन्वर्ट डॉट टू डबल सम, क्योंकि डबल बाय डबल हमें क्या रिटर्न करेगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट नंबर्स एंटर करूँगी।
यहाँ इस दफ़ा नंबर एंटर करवाने की बजाय हम जो इनपुट दिए हुए हैं उसी को यूज़ कर लेंगे। मतलब मैंने वो कोड रिमूव कर दिया जिसमें हम 10 नंबर्स इनपुट ले रहे थे। तो मैंने जो इत्फाक से मैंने जो इधर नंबर लिखे हुए हैं उनका सम भी वही है 43, तो इसने इस दफ़ा फिर एवरेज मुझे 4.3 प्रिंट करवाई है। तो इस तरह से ये आप फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप अरेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे जब विंडोज़ फार्म की तरफ आएंगे और डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशंस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे तो इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करके सीख लेंगे। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम्स चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्टेटमेंट्स शेयर कर दूँगी। दैट वाज ऑल अबाउट अरेज एंड फॉर ईच लूप। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।